ग्वालियर का सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला क्षेत्र है ये, जहां मैं खड़ा हूं। इसे ट्रांसपोर्ट नगर कहते हैं, लेकिन ये केवल एक धूल का एयर क्वालिटी इंडेक्स को सबसे खतरनाक स्तर पर पहुंचाने का एक अड्डा बन गया है। आप यहां पर देख सकते हैं कि किस तरह से रोडों की हालत, रोडें जर्जर हैं, रोडें खराब हैं और धूल जो है लगातार उड़ रही है। ये जो ट्रांसपोर्ट नगर है, ये शहर की जीवन रेखा माना जाता है, क्योंकि यदि ये ट्रांसपोर्ट नगर के चक्के जो है वो यदि थम गए तो किसी भी तरह का ना तो आवागमन होगा और ना ही लोगों को सामग्री मिलेगी जीवन जीने की। जिस तरह से जिन वस्तुओं की जरूरत होती है, आवश्यकता होती है, वो खत्म हो जाएगा। लेकिन ये सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला क्षेत्र जो सरकार को सबसे ज्यादा जो है रेवेन्यू की उपलब्धि कराता है, लेकिन बावजूद उसके आप देख सकते हैं यहाँ पर, एक बार मैं दिखाना चाहूंगा। देखिए किस तरह से ये गाड़ियां जो है बिल्कुल टेढ़ी मेढ़ी होकर चलती हैं और गिरने का खतरा लगातार रहता है, जान का खतरा लगातार रहता है। और गाड़ियों के जो चक्के होते हैं यानी पहिए, वो भी लगातार यानी इनकी फिटनेस जो है लगातार खराब होती रहती है और इसके चलते भारी नुकसान व्यापारियों को उठाना पड़ता है, ट्रांसपोर्टर्स को उठाना पड़ता है और खास तौर पर जो ड्राइवर है उनकी भी जान जाने की लगातार यहाँ पर आशंका बनी रहती है। मेरे साथ में कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या नाम है आपका? रामनिवास सिंह तोमर। तोमर साहब, ये बताएं कि आप लोग जो कि शहर की जीवन रेखा माना जाता है ट्रांसपोर्ट नगर, यदि ये रुक गया तो सब कुछ रुक जाएगा। कहीं कोई सामान नहीं आएगा, सब्जियां नहीं आएंगी, दालें नहीं आएंगी, अनाज नहीं आएगा और तमाम सारी चीजें जो है जिस तरह की जो एक शहर को चलाने के लिए जरूरी होती है वो चीजें नहीं आएंगी। लेकिन बावजूद इसके आप लोग टैक्स भी देते हैं, लगातार टैक्स दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ट्रांसपोर्ट नगर की ये हालत कैसे है? कौन जिम्मेदार? सरकार असल में क्या है, सरकार को जिम्मेवार हम मानेंगे नहीं, लेकिन क्या है, नगर निगम पूरी तरह से जिम्मेवार है इसका। जब नगर निगम टैक्स ले रहा है हमसे और जीडीए भी टैक्स वसूल रहा है, दोनों वसूल रहे, जीडीए और नगर निगम दोनों वसूल रहे। मैं तो नगर निगम को भी निकम्मा बना कहते हैं कि यहाँ टैक्स के नाम से वसूली करके धड़ल्ले से, दादागिरी से ले जा रहे हैं हम लोगों से और पैसा वसूल रहे हैं। इसके बाद में भी हमें कोई सुविधा नहीं है। यहाँ गड्ढे देख लो, ये हालत है कि हमारी गाड़ियों का डेली में, मिलन ट्रांसपोर्ट के नाते भी बोल रहा हूँ, मैं मिलन ट्रांसपोर्ट का ओनर हूँ और उसमें भी असल में क्या है, अपना यूनियन में भी उपाध्यक्ष हूँ। मैं इस नाते भी बोल रहा हूँ कि इसमें ये कंडीशन हो गई है, हम लोगों का जीना दुबार कर दिया है यहाँ पर। और गड्ढे हैं, पहले कहते थे लोग गड्ढे में, रोड में गड्ढा, तो यहाँ देखो तो सब कुछ भर के हैं। गड्ढा क्या है? भर के कहते हैं ना उनको, बहुत गहरे गहरे 100 फुट वाले वो गड्ढे हो गए हैं। इसमें क्या करें बताओ? हम लोगों का तो जीना आराम है यहाँ पे। रोडें देखो, आप ही देख लो यहाँ क्या कंडीशन हो रही, धूल उड़ रही पीछे। आप इसके लिए बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें होती हैं कि इसमें हमको क्या करना चाहिए, इसे हमें सुनो प्रदूषण रोकना चाहिए, ये हो रहा है, क्या कहते हैं वो दिल्ली में एनसीआर वगैरह लगाया, तो उसका भी ये हो रहा है। यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इससे। इतनी धूल जो दुकानदार खा रहे हैं, गाड़ी वाले खा रहे हैं, सभी तो खा रहे हैं धूल। आप, क्या नाम है आपका? अल्ताफ खान। खान साहब, ये बताएं कि कितनी बीमारियां धूल से होती हैं? चूंकि आप लगातार काम करते हैं, आपकी स्थिति भी मुझे दिख रही है, धूल से आप सने हुए हैं और ट्रक वाले भी यहाँ पर आते हैं और भी तमाम सारे यहाँ पे मैकेनिक भी हैं, लोग भी आते हैं, तो क्या धूल से बीमारी वगैरह होती है आप लोगों को? जब हम ही सही नहीं रहेंगे तो गाड़ियाँ कहाँ से सही रहेंगी? जब गाड़ियाँ ही सही नहीं रहेंगी तो शहर में कहाँ से साधन आएगा? क्या हम लोग तो केवल ये अपोलो टार की तरफ से दवाई मिलती है, उससे ही सही रहते हैं बस। क्या बाकी इतनी धूल से बीमार है सारी लेबर, सारे मिस्त्री, सारे भाई हमारे। क्या है कि छोटी मोटी दवाइयाँ लेके खा के उसी से हम लोग जी रहे हैं और उससे ज्यादा गवर्नमेंट की धूल खा रहे हैं, धूल भी खा रहे हैं। इनका साफ तौर पर कहना, गवर्नमेंट की धूल खा रहे हैं, यानी सरकार इन्हें धूल खिला रही है। ये जो ड्राइवर हैं, जो मैकेनिक हैं यहाँ के, वो कह रहे हैं कि सरकार धूल खिला रही है। मेरे साथ और भी लोग मौजूद हैं। जी, क्या नाम है आपका? रईस खान। खान साहब, ये बताएं कि किस तरह से यहाँ पर
जिस तरह से आप लोग टैक्स भी देते हैं लगातार, नगर निगम टैक्स भी बढ़ाती है, सरकारें भी लगातार दावे करती हैं कि हम ट्रांसपोर्ट नगर को एकदम बढ़िया बना देंगे, लगातार पिछले कई सालों से दावे किए जा रहे हैं, लेकिन क्या स्थिति है वर्तमान में? वर्तमान में स्थिति तो वैसे तो आप लोगों के सामने ही है सब। अभी कुछ समय पहले यहाँ के ट्रांसपोर्ट नगर व्यवसायियों ने एक बोर्ड भी लगाया था नरक नगर के नाम से। तो अब उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं, जब ट्रांसपोर्ट नगर वासी ट्रांसपोर्ट नगर को नरक नगर कहने पे मजबूर हुए तो कितनी बड़ी वजह होगी उसकी, जब नरक नगर नाम उसका दिया गया था। बिल्कुल, तो यहाँ पर ये नरक नगर में तब्दील हो चुका है तो ट्रांसपोर्ट नगर जो कि जीवन रेखा है, लेकिन ये नरक नगर में तब्दील हो गया है। और इसका खुलासा जो है अभी इन्होंने किया है, जैसा कि इससे पिछले दिनों व्यापारियों ने बोर्ड भी लगा दिया था। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रकाश वाटवानी। मैं सीधा एक सवाल आपसे पूछूंगा, जिस तरह से ट्रांसपोर्ट नगर की हालत है उसका जिम्मेदार कौन है? केवल एक सवाल। इसका जिम्मेदार साहब डीडीओ और नगर निगम दोनों है। यहाँ असुविधा के नाम पे कोई सुविधा नहीं है, सिर्फ असुविधा। मेरे यहाँ खुद की दुकान की है, मेरी मोटर पार्क 6 नंबर पार्किंग प्रकाश मोटर्स के नाम से मेरे यहाँ खुद की दुकान पे चोरी हो गई, कोई सुनवाई नहीं हुई, ना पुलिस ने कोई सुनवाई करी, ना कोई चोर पकड़ा गया। तो यहाँ पुलिस तो लगातार गश्त लगाती है, पुलिस आती है, लेकिन नहीं, कोई पुलिस गश्त नहीं लगाती, कोई पुलिस। मेरे यहाँ खुद के यहाँ चोरी हो चुकी है साल भर पहले, कोई पुलिस गश्त नहीं लगाती। पुलिस कहती है कि हम आएंगे, कोई सुनवाई। मेरे यहाँ चोरी होने के बाद भी 2 दिन के बाद पुलिस आई, FIR में दर्ज कराई, वो भी मैंने किसी से कहलवा कर FIR दर्ज कराई, उसके बाद भी आज तक चोर नहीं पकड़ा गया। और सुविधाएं क्या है? बिल्कुल जीरो सुविधा है। असुविधाएं देखिए, अभी 4 दिन पहले एक हमारा मोटर पार्क का अरोड़ा साहब के एक से उनके साथ लूट हो गई 4 दिन पहले आज से। देखिए, यहाँ लूट भी होती है, यहाँ व्यवस्थाएं भी नहीं है, लेकिन बावजूद इसके लोग अपनी रोजी रोटी कमाने को मजबूर हैं। नगर निगम और GDA दोनों सरकार के ही अंग हैं, लेकिन इनका ये कहना था तोमर साहब का कि सरकार इसमें दोषी नहीं है। कैसे? जिम्मेदार कौन? जिम्मेदारी अगर लेना चाहे तो नीचे से लेके ऊपर तक सभी लोग जिम्मेदार हैं इसके। हमारे सबसे पहले नेताजी जो भी हैं, जो जिसकी दायित्व है, पार्षद से लेके विधायक और सांसद जी तक हम लोगों ने उनको बनाया है। उन लोग वही अगर जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो फिर हम अधिकारी पे आएंगे, अधिकारी जिम्मेदारी नहीं लेगा तो फिर हम छोटे कर्मचारियों पे आएंगे। लेकिन कोई भी इसकी जिम्मेदारी लेना नहीं चाहता है। हम लोग तो इतने थक चुके हैं, अनशन करके, भूख हड़ताल करके, सब कुछ। मतलब जब तक हम रोते नहीं है, जब तक वो कुछ करते भी नहीं है। और थोड़ा बहुत कर देंगे। और 82 लाख का टेंडर जो हुआ था इसके लिए कि ये मोटरेबल रोड कर दी जाए, ये मोटरेबल रोड भी नहीं कर पा रहे हैं। वो 82 लाख रुपए पता नहीं कहाँ गया, ये आज तक पता नहीं है। मैं तो उनसे, कमिश्नर साहब को आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि वो 82 लाख के टेंडर का कुछ तो बताएं हमको, कि आपने सिर्फ हवा में दिया था, कुछ हमको मिला या कुछ करा आपने। ये इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि जब तक बच्चा रोता नहीं है, कहावत भी है, जब तक बच्चा रोता नहीं है तब तक माँ दूध नहीं पिलाती। लेकिन व्यापारियों का रो कर बुरा हाल है, ट्रांसपोर्टर्स का रो कर बुरा हाल है, लेकिन माँ यानी प्रशासन और शासन दोनों ही इनकी गुहार नहीं सुन रहे हैं। एक सवाल है आपसे कि यहाँ के जो विधायक है, जिनको आपने चुना, टिकट देकर, अपना वोट देकर चुना और वो जीत कर भी आए, वर्तमान में मंत्री हैं शायद वो, तो उनके पास कभी आप गए क्या? उन्होंने कभी आपकी सुनी या कोई उन्होंने आपको आश्वासन दिया, या उनके आश्वासन कभी, क्योंकि वो यहाँ पर आए भी होंगे और अधिकारी भी आते हैं, यहाँ पर लगातार आते हैं, लेकिन बावजूद इसके आपकी समस्या अब तक हल क्यों नहीं हुई? क्योंकि यहाँ पर जो स्थानीय विधायक हैं वो प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। ये मैं आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ जो नेता हैं, जो आप बोल रहे हो कि हमने चुना है, लेकिन हमारा क्षेत्र अलग अलग है। यहाँ पर जो लोग आते हैं सबका कोई कहीं वोट है। यहाँ जितने लोग हैं केवल अपना कार्य करते हैं और घर चले जाते हैं। यहाँ कोई वोट बैंक नहीं है इनका, इसलिए शायद ये ध्यान नहीं दे रहे हैं। और जो आप कह रहे हैं नेता लोग यहाँ आए हैं, नेता लोग आए थे, लेकिन उन्होंने कार्य के लिए बोला, लेकिन कार्य आगे हो तब तो हमारे को यहाँ सामने नहीं दिख रहा है कोई भी काम होते हुए। और आप ये हवाबाजी करोगे कि साहब हमने आपको ये रोड करवा दिया। अब रोड आप देखो, जो नई रोड बन रही है, एक तरफ की रोड बनाई है, आज 3 महीने का काम बन रहे हैं उस पर।
और जो रोड बनी है वो भी उखड़ रही है। साथ में जो रोड है उसका एक तरफ से जो एक फुट की रोड टूट गई है। मैं तो ये ताज्जुब कर रहा हूँ, 1 फुट की रोड कैसे टूट गई भाई? अभी तो बनी है वो टूट गई है, तो आगे चल कर उसका क्या हाल होगा? ये तो सब भ्रष्टाचार है साहब। मैं तो इसमें मैं सहमत हूँ। नेताजी को अपने आप समझना चाहिए कि उनकी भी छवि खराब हो रही है, कि अगर वो इन अधिकारियों पे ध्यान नहीं देंगे तो फिर हम लोग आगे प्रोटेस्ट के लिए आना पड़ेगा हमें। बिल्कुल, तो प्रोटेस्ट के लिए आना पड़ेगा, लेकिन प्रोटेस्ट करके होगा भी क्या? क्योंकि भ्रष्टाचार का जिस तरह से लगातार सरकार पर आरोप लगते हैं, अधिकारियों पर आरोप लगते हैं, और नेता जो कि इस काम में पूरी तरह से संलिप्त रहते हैं इस भ्रष्टाचार में। और आपको बता दें कि ये जो अफसर हैं, नेता हैं, इनको सरकार जनता के टैक्स के पैसों से उनको तनख्वाह आती है, लेकिन बावजूद इसके भ्रष्टाचार इस कदर है कि उनके बच्चे विदेश पढ़ने जाते हैं। तमाम सारे अफसरों के बच्चे विदेश में पढ़ते हैं, और अफसर जब यहाँ पर आते हैं तो एसी गाड़ियों में शीशे में बंद आते हैं, जिससे कि उनको धूल नहीं लगती। अधिकारी आते हैं, नेता आते हैं, नेताजी भी यहाँ पर कभी कभार आते हैं अपने वीवीआईपी और वीआईपी काफिले के साथ में, वो भी गाड़ी के कांच बंद करके आते हैं, उनको भी धूल नहीं लगती। और इस बात का पूरा ख्याल रखा जाता है कि जब कोई बड़ा नेता यहाँ पर आए तो उसकी व्यवस्था यहाँ पर की जाए। और वो नगर निगम करता है कि नेताजी को धूल नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि वो नेताजी हैं और आम जनता के तारणहार हैं। लेकिन क्या यही तारणहार आम जनता को मौत के मुंह में धकेल रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि आम जनता के टैक्स के पैसों से चलने वाली सरकार, पूरा सिस्टम केवल आम जनता के लिए काम नहीं करता, वो केवल काम करता है तो वो अफसरों और उन नौकरशाहों के लिए जो आम जनता के टुकड़ों पर पलकर उसी की जान का सौदा करते हैं, उन भ्रष्टाचारियों से, उन लोगों से जो आम जनता के लिए काल बने हुए हैं। पर एक चीज का खंडन जरूर करना पड़ेगा